ठीक है। हाँ चैतन्य, तुम्हें अलाउ कर दिया रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है। हाँ चैतन्य, तुम कर लोगे ना रिकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया आई थिंक। यस सर। ठीक है। हाँ तो अपन बात कर रहे थे कि एक वेव जैसे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इधर से आ रही है, और दूसरी वेव ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इधर से आ रही है। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो डेफिनेटली एक प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी, तो एक के एक्स प्लस ओमेगा टी होगी। सर कैमरा बंद हो गया। क्या हुआ? कैमरा ऑफ हो गया सर। ओके ओके। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। ओके ठीक है, अभी ठीक है। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। तो स्टैंडिंग वेव अपन ने बोला था कि अपोजिट डायरेक्शन से अगर टू वेव सुपर इम्पोज हो रही है तो उनका जो रिजल्टेंट जो पैटर्न आता है उनको अपन स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है इसको समझते हैं। तो एक वेव की इक्वेशन मैंने ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी मान ली, दूसरी की इक्वेशन ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी मान ली। प्लस माइनस अपन डायरेक्शन की वजह से मान रहे हैं। ओमेगा तो डेफिनेटली सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो ओमेगा सेम होगा, और अगर दोनों आपस में मिल रही है तो डेफिनेटली एक ही मीडियम में मिल रही होगी, और अगर एक ही मीडियम में मिल रही है तो वेलोसिटी सेम होगी, और फ्रीक्वेंसी पहले से सेम है तो लैम्बडा भी सेम होगा, तो लैम्बडा सेम होगा तो के भी सेम होगा। एम्पलीट्यूड में सेम इसलिए ले रहा हूं कि आगे अपन देखेंगे लॉजिकली जब एम्पलीट्यूड सेम होता है तो जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो क्लियरली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट लोगे तो कंप्लीट लूप फॉर्म नहीं होता है, आगे अपन देखेंगे। तो अपने को एग्जैक्टली जो है वो जो लूप्स बनते हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब y1 और y2 अपन दोनों को पता है, तो सुपर इम्पोज होने के बाद y इक्विवेलेंट क्या होगा? y1 प्लस y2। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इक्विवेलेंट इक्वल टू y1 क्या है? a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 क्या है? a साइन kx प्लस ओमेगा टी। a साइन kx माइनस ओमेगा टी। एक सेकंड हेलो, मैं आ जाए मैंने फोन तो किया, हमारा बात दो दो एक बजे लगाई वो से। हाँ हाँ लगाया कौन है जी? ठीक, हाँ 10-10। ठीक है, हाँ तो y इक्विवेलेंट इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व करते हैं, a कॉमन ले लेता हूं मैं, ये हो गया sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। अच्छा बताओ, sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी, ये फॉर्मूला पता है क्या सबको? sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी।
इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 2 sin A cos B। हाँ, 2 sin A cos B सबको पता होगा आई थिंक। तो 2 बाहर ले लेता हूं मैं, ये हो गया 2A sin A यानी sin kx cos ओमेगा t, sin A cos B, ये y इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा लॉजिकली सोच के बताओ, आराम से सोचो कि ये जो इक्विवेलेंट वेव इक्वेशन आई है अपने पास, क्या जो अपन रेगुलर वेव की इक्वेशन पढ़ते थे उस टाइप की इक्वेशन है क्या ये? बोलो। नहीं। वैसे तो नहीं दिख रही, जैसे अपन ने इंटरफेरेंस के अंदर देखा था कि a sin kx माइनस ओमेगा टी, या दूसरी इक्वेशन सिंपल वेव ही बनती थी। बट यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो अपने को kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है क्या? क्या ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है? अरे बोलो। तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, बट ये वेव की इक्वेशन तो है। वेव की इक्वेशन जैसे अपन ने, तुम्हें पता होगा कि जब वेव टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने बताया था कि वेव की इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन तो नहीं होगी, बट वेव की इक्वेशन होगी, यानी ऐसी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी जो वेव टाइम के साथ जिसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इसको समझते हैं ये कैसे है, देखो। अच्छा अगर तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर याद है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती थी? a sin ओमेगा टी, b sin ओमेगा टी, या a cos ओमेगा टी या b cos ओमेगा टी। यानी cos ओमेगा टी के आगे जो भी आता था वो अपने लिए क्या होता था? एम्पलीट्यूड। तो यहां पे भी cos ओमेगा टी के आगे जो भी आएगा क्या वो अपने लिए इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड का काम करेगा? यानी अपने लिए a इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2a sin kx, ये अपने लिए इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड बन गया। इसका मतलब एम्पलीट्यूड x पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है तो हर पोजीशन पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आई। हर, इसका मतलब हर पोजीशन पे अगर एम्पलीट्यूड अलग है मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, मतलब हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, पहली चीज तो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं, ये y इक्विवेलेंट और y इक्विवेलेंट का मैं जैसे x के साथ एम्पलीट्यूड x पे डिपेंड कर रहा है तो x के साथ ग्राफ बनाता हूं। तो हर पोजीशन का हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है और वो साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0। y इक्विवेलेंट भी 0 हो जाएगा, यानी यहां वाला पार्टिकल जो x इक्वल टू 0 पर है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ऐसे कैसे? अगर kx की वैल्यू
kx की वैल्यू जब पाई हो जाएगी तब भी क्या वापस से kx की वैल्यू जब पाई हो जाएगी तब भी क्या वापस से साइन पाई जो है 0 आ जाएगा, यानी वापस से क्या एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। मतलब उस जो पाई वाला जो पार्टिकल है, यानी kx इक्वल टू जब पाई हो जाएगा, k कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 5, यानी x कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई 2, यानी x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा। वहां वाले पार्टिकल का वापस से एम्पलीट्यूड कितना होगा 0, और बाकी सारे पार्टिकल का अपने को देखने से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, मतलब बीच में एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप से चेंज करेगा। फिर अपने को देखने, अब आगे वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे भी इसी टाइप से आएगा। तो ये अब देखो ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसको समझना बहुत अच्छी से, कैसे वाइब्रेट कर रहा है। यहां वाला पार्टिकल इतने 0 एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड के साथ, यहां वाला इतना, यहां वाला ऐसे, यहां वाला इतने एम्पलीट्यूड, यहां वाला फिर वापस से इतने एम्पलीट्यूड, यहां पे ऐसे डिक्रीज होते होते वापस से यहां वाला एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो यहां वाला वापस से इतना, फिर इतना बढ़ता जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, फिर ये और कम होगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर कम होते होते यहाँ पे वापस से 0, और ये बहुत तेजी से वाइब्रेशंस हो रहे हैं ऐसे, हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है लेकिन तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। तो एक्चुअली अपने को जो स्ट्रिंग है ना वो ऐसे लूप की फॉर्म में दिखेगी, स्ट्रिंग ऐसे ही लूप की फॉर्म में दिखेगी, ऐसे लूप्स बनेंगे। तो और इस हर लूप की लेंथ कितनी होगी, ये 0 है, ये लैम्बडा बाई 2 है, इसका मतलब लूप की लेंथ कितनी होगी लैम्बडा बाई 2, इस लूप की लेंथ भी लैम्बडा बाई 2। अब देखो इसमें कुछ पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है, जो जैसे x इक्वल टू जो लैम्बडा बाई 2 है, या ये x इक्वल टू लैम्बडा है, इनका परमानेंटली, या x इक्वल टू 0 है, इनका परमानेंटली एम्पलीट्यूड 0 है। इन पॉइंट्स को अपन नोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोड, n से डिनोट करते हैं। नोड का मतलब जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a, जब साइन 1 हो जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है देखने से पता चल रहा है 2a होगा। जिनका a इक्विवेलेंट मैक्सिमम हो उनको एंटी नोड बोलते हैं। एंटी नोड का मतलब जो परमानेंटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी एंटी नोड होगा, ये भी एंटी नोड होगा। वैसे तुम्हें अब है ना इतना प्रैक्टिकली ऐसे फील नहीं हो रहा होगा कि ऐसी रस्सी जो है या स्ट्रिंग जो है या रोप जो है वो कैसे वाइब्रेट कर रही है। तो इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें शायद एक सेकंड मेरे फोन में अगर है तो मैं एनिमेशन बताने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना। एक सेकंड।
एक सेकंड, थोड़ा सा मैं सर्च कर रहा हूँ एनिमेशन, शायद मोबाइल में मिल जाएगा। तो अपने को क्या है कि थोड़ा सा अगर फील आ जाएगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा ढंग से देखना, देखो इसके अंदर देखो, एक सेकेंड। क्या मोबाइल थोड़ा दिख रहा है क्या अच्छे से, या नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है क्या? थोड़ा आगे करिए सर। थोड़ा आगे करिए। अभी ठीक है क्या? आगे सर, आगे आगे सर सर, आगे कैमरा के करिए। पास। सर, कैमरे के अभी पास। हाँ सर, अभी हाँ सर, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो देखो ढंग से देखो, देखो एनिमेशन कैसे ये स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। लूप्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? यस सर, दिख रहे। यस इसमें सर। देखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो, कुछ पॉइंट्स क्या परमानेंटली जीरो एम्पलीट्यूड पे है? यस सर। हर पॉइंट Yes, अलग sir. अलग, हर पॉइंट देखो, वापस देखो, हर पॉइंट क्या अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर बहुत तेजी से अगर वाइब्रेट करेंगे तो क्या अपने को लूप्स दिख रहे हैं? यस सर। तो अब आई थिंक थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। ये रोप का डायग्राम है। ये रोप किसी टाइम पे रोप ऐसी होगी, फिर थोड़ी देर बाद ये जो रोप है वो ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, ऐसे करते करते जो है ऐसे लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, फड़फड़ाएगी। कुछ पॉइंट्स अपनी जगह पे ये वहीं पे फड़फड़ाएंगे ऐसे। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं जिस पोजीशन पे पार्टिकल, या उस पोजीशन को तो अपन क्या बोलेंगे, एंटी नोड। और जो जीरो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं या मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, नोड। तो देखो, जो अपने पास रोप है या स्ट्रिंग है वो फ्री है, बट फिर भी अपने को ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट पे जैसे अपन ने फिक्स कर दिया है, गांठ बांध दी है अपन ने, उसका एम्पलीट्यूड परमानेंटली जीरो होगा, तभी तो लूप बनेगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। Yes, sir. तो इनको अब तुम्हें समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा ये स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं। पार्टिकल तो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अभी मैंने जैसे एनिमेशन तुम्हें बताया था, क्या रोप के अंदर जो डिस्टरबेंस था वो डिस्टरबेंस आगे जा रहा था क्या? नो सर। नहीं, वहीं पे फड़फड़ा रहा। रोप जो है वहीं पे फड़फड़ा रही थी। स्ट्रिंग वेव टाइप से ऐसे नहीं है कि जैसे डिस्टरबेंस यहां पे मैंने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया ऐसे वो आगे चलता गया, ऐसा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो नोड और एंटी नोड किसको बोलते हैं ये बता सकते हो क्या? नोड का मतलब जहां पे परमानेंटली एम्पलीट्यूड जीरो है, एंटी नोड का मतलब जहां पे परमानेंटली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो
अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिख लेता हूं। इसमें कोई डाउट क्या था? इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है। तो पहला पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, सम पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूं, और उस पोजीशन वाले पार्टिकल की। सम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड। देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड तो कब होगा? जब अपन ने दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम लिया है, तब एग्जैक्ट लूप बनेगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो मिनिमम जीरो नहीं आएगा, तो फिर नोड जहां पे बनेगा वहां पे कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड रहेगा। बट अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम है, तब डेफिनेटली नोड वहां पे बनेगा जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा। सम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड, these points are called nodes। इसको n से डिनोट करेंगे, नोड्स बोलेंगे इनको। उसके बाद some particles vibrates with maximum amplitude, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ अगर वाइब्रेट करेंगे, इन पॉइंट्स को, these positions are called as एंटीनोड्स। ठीक है, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। तो अपने को देखने से पता चल रहा है कि जो ए इक्विवेलेंट है वो 2a sin kx था। दैट मींस every particle vibrates with different amplitude, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हर पार्टिकल डिफरेंट। अब एक्चुअली क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत फास्टली होता है। ड्यू टू फास्ट वाइब्रेशन loops are formed। और अभी अपन ने देखा था कि फॉर लूप की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? लूप लेंथ कितनी होती है बताओ? लैम्बडा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने निकाला था कि x इक्वल टू 0 पे पहला लूप का स्टार्टिंग पॉइंट था और लूप के एंड पॉइंट लैम्बडा बाई 2 पे था। दोनों के बीच में लूप बन रहा था। सेकेंड लूप लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा के बीच में बन रहा था। थर्ड लूप लैम्बडा और 3 लैम्बडा बाई 2 के बीच में बन रहा था। मतलब पर लूप की जो लेंथ है वो लैम्बडा बाई 2 होगी। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दो कंटिन्यूस नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी लैम्बडा की फॉर्म में। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे ऐसा अपने पास लूप बन रहा था,
तो ये नोड्स हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड, ये नोड, और ये लेंथ लैम्बडा बाई 2 है, ये भी लेंथ लैम्बडा बाई 2 है। तो दो कंटिन्यूस लूप के बीच में लेंथ लैम्बडा बाई 2 होगी, या दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस पूछिएगा, सब भी कितनी होगी, लैम्बडा बाई 2 ही होगी। लेकिन अगर टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तब कितनी होगी बताओ, λ/4. लैम्बडा बाई 4, वेरी गुड। टू सक्सेसिव, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव nodes and antinodes, node and antinode equal to lambda by 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, तुमको सोच के बताओ, एक और पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं। ये तो अपन ने तब देखा है जब दोनों वेव जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है या सुपर इम्पोज हो रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, इसलिए नोड्स की पोजीशन पे एम्पलीट्यूड 0 हो गया, क्योंकि मिनिमम जो है 0 आ गया। लेकिन अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, सपोज जैसे y1 जो है वो 2a sin kx माइनस ओमेगा टी है, और y2 जो है वो a sin kx प्लस ओमेगा टी है, तो फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, यानी नोड वाली पोजीशन पे a एम्पलीट्यूड होगा। यानी कुछ लूप्स ऐसे बनेंगे, यहां पे एम्पलीट्यूड 0 नहीं होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3a होगा। ऐसे अपन निकाल सकते हैं अगर डिफरेंट यूज करेगा वो तो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? तो थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वेव में फील आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो ये जो अपन ने पॉइंट्स लिखे हैं उनमें किसी को कोई डाउट? ये जो अपन ने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। हाँ, तो अब अपन प्रैक्टिकली स्टैंडिंग वेव बनाते कैसे हैं उसको समझते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो, प्रैक्टिकली स्टैंडिंग वेव कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। ये तुम डेली लाइफ में तुम भी घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कैसे करते हैं देखो, समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन
फॉर्मेशन फ्रॉम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से अपन स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। कैसे? जैसे अपन फर्स्ट देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड। फिक्स एंड से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? दूसरा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फिक्स एंड का मतलब डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, फ्री एंड का मतलब रेरर मीडियम की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को अब वापस से याद दिलाओ, जब अपन ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो फिक्स एंड से या डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो रिफ्लेक्टेड वेव मेरे को बताओ क्या पलटती है या नहीं पलटती है? इन्वर्ट होती है कि नहीं होती? होती है सर। होती है, सबको पता है। वेरी गुड। और अगर कोई स्लाइडिंग सपोर्ट से या रेरर मीडियम से या फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो बताओ कि वेव पलटती है या नहीं पलटती है? इन्वर्ट होती है कि नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती है। ये सबको पता होना चाहिए, इसी दिन के लिए पढ़ा था अपन ने वो सब। तो देखो, ये ऐसे कोई वेव आ रही है अपने पास, ये कोई वेव जो है फिर अपन रोप के अंदर इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे वेव आ रही है। अब ये जब इस वॉल से टकराएगी या वॉल से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस जाने वाली वेव, पहले तो मेरे को बताओ आने वाली वेव की इक्वेशन क्या होगी? जैसे मान लेते हैं y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी ए। तो अब वापस रिफ्लेक्ट होने वाली पहली पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिक्स वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस केस में वेव पलट जाती है। मतलब वापस वेव कैसे जाएगी ये तो अपने को पता है। और वापस जाने वाली, अब ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं हो रही है वेव, ट्रांसमिट होने वाली वेव जीरो है, एनर्जी जीरो है, तो क्या रिफ्लेक्ट होने वाली वेव उसका एम्पलीट्यूड इंसिडेंट होने वाली वेव के इक्वल होगा? इसका मतलब जो वेव वापस रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी की जगह kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा और एम्पलीट्यूड सेम होगा, सेम मीडियम में वापस जा रही है मतलब वेलोसिटी भी सेम होगी, सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं, वापस रिफ्लेक्शन की बात वेव आ रही है मतलब ओमेगा भी सेम होगा। अब सोच के बताओ, ये जो y1 और y2 है, आने वाली और वापस जाने वाली वेव एक ही स्ट्रिंग के अंदर आ रही, तो क्या जाने वाली वेव आने वाली वेव के साथ मिलके स्टैंडिंग वेव बनाएगी? यस सर। अपन ने यही तो बोला था कि वेव अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे तो वही वेव वापस आ रही है मतलब डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आने वाली वेव जाने वाली वेव के साथ डेफिनेटली स्टैंडिंग वेव बनाएगी। अब सोच के बताओ, यहाँ पे जिस एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है वो फ्री फिक्स एंड था, वेव पलट गई, तो यहाँ पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? नोड बनेगा। क्या इसको नोड बोलूंगा मैं? यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना, फिक्स एंड पे क्या बनता है? नोड बनता है, नोड इज फॉर्म। ऐसे कैसे? तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, फ्री एंड पे क्या बनेगा? क्या एंटी नोड बनेगा?
अब वेव पलटेगी नहीं, वेव पलटेगी नहीं मतलब वेव यहां पे आएगी तब ये एंड ऊपर चला जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, और वेव ऐसे कैसे पलटेगी नहीं, नीचे आगे ऐसे जाएगी। इसका मतलब यहां पे क्या एंटी नोड बनेगा? वेव पलटेगी नहीं, ऐसे आई है तो वापस ही ऐसे ही आएगी, तो यहां पे ओपन ओपन एंड बनेगा ना। नहीं आई बात समझ में? ये स्लाइडिंग सपोर्ट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, दीवार तो फिक्स थी, यहां पे टकराएगी तो वापस यहीं से जाएगी। ये स्लाइडिंग सपोर्ट है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्या यहाँ पे एंटी नोड बनेगा? बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यहां पे वेव इन्वर्ट नहीं होगी, इन्वर्ट नहीं होगी मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पे इन्वर्ट हो जाएगी मतलब फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा। ये सब अपन ने पहले पढ़ रखा है। बताओ इन सब चीजों के अंदर कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकली अपन जो है वो अपने को यहां से ये ध्यान रखना है, फिक्स एंड कहीं पे होगा तो वहां पे नोड बनेगा, फ्री एंड होगा तो वहां पे एंटी नोड बनेगा। और ऐसे अपन स्टैंडिंग वेव बनाते हैं प्रैक्टिकली। आने वाली वेव रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली वेव के साथ डेफिनेटली जो है स्टैंडिंग वेव बनाएगी। डेली लाइफ में वेव का जो सबसे ज्यादा सुपरपोजिशन अपन देखते हैं वो स्टैंडिंग वेव का ही देखते हैं, क्योंकि सबसे आसान यही है, किसी एक रोप को या स्ट्रिंग को दूसरी दीवार पे फिक्स कर दो, या सामने से कोई आदमी पकड़ भी सकता है, बट फिक्स करके फिर यहां से तुम डिस्टरबेंस क्रिएट करो, तो जाने वाला डिस्टरबेंस आने वाले डिस्टरबेंस के साथ डेफिनेटली स्टैंडिंग वेव बनाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेता हूं मैं। एक बात बताओ मेरे को कि अगर अपने से कोई ये बोले कि बताओ स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो क्या बोलोगे तुम? 0। 0। वेरी गुड। 0 बोला है, उसको मेडल मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को भी यही लगता है 0 ही होना चाहिए। जो लॉजिकल इंसान होता है, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो 0 आराम से समझ सकता है, क्योंकि भाई डिस्टरबेंस वहीं का वहीं है, वहीं के वहीं पार्टिकल फड़फड़ा रहे हैं, आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, डिस्टरबेंस या डिफॉर्मेशन आगे नहीं जा रहा है, तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। लेकिन सब लोग अपनी तरह समझदार नहीं होते, कुछ लोग गधे होते हैं, तो वो जबरदस्ती पूछ लेते हैं अपने से कि नहीं मेरे को तो स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी बताओ। और ऑप्शन में 0 होता ही नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे, कोई बता सकता है? क्या करेंगे, उसको थप्पड़ मार देंगे क्या? बोलो, अरे कुछ तो सोचो। बोलोगे क्या? उसको समझाओगे?
वो समझने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में जैसे ये वैसी बात है ना कि जैसे अपन कोई आदमी गाड़ी के अंदर बैठा है और अपन भी वहां बैठे हैं, तो अपने से कोई बोल दे कि बताओ कि मेरे रेस्पेक्ट में तेरी वेलोसिटी कितनी है, तो उसको पता है कि तेरे रेस्पेक्ट में मैं तो बैठा हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है। लेकिन अब वो गधा है, उसको रिलेटिव मोशन पता ही नहीं है। तो फिर तीसरा आदमी जिसको रिलेटिव मोशन नहीं पता, वो बोलेगा कि नहीं, जितने की स्पीड से बस चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तो तू भी 60 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन अपने को पता है कि वो उसकी जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। तो ऐसे कैसे स्टैंडिंग वेव की एक्चुअल वेलोसिटी तो 0 होती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अपने से कोई वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब वो स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो जिस वेव से स्टैंडिंग वेव बनी है, मतलब पेरेंटल वेव की वेलोसिटी पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, when ऐसे लिख लेता हूं मैं, when someone asks you velocity of standing wave, tell him velocity of parental wave। पेरेंटल वेव का मतलब जिस वेव से वो बनी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओमेगा, तो ओमेगा और के दोनों के दोनों, जैसे अपन ने सॉल्व किया था ना कि भाई y1 जो है, जो इधर से आ रही है, वो y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी है, और y2 जो है वो a साइन kx प्लस ओमेगा टी है। इन दोनों रिजल्टेंट जो y1 प्लस y2 है, y इक्विवेलेंट, वो कितना होता? अभी अपन ने सॉल्व किया है 2a साइन kx cos ओमेगा टी। तो अपने को पता है x के मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वो k का काम करेगा, t का मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वो ओमेगा का काम करेगा। तो क्या k और ओमेगा जो पहले थे अब भी उतने ही है क्या? हाँ सर। तो k एंड ओमेगा ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वल टू k एंड ओमेगा ऑफ पेरेंटल वेव। तो अपने को है ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो इक्वेशंस दे रखी है उसके अंदर जो k है वही स्टैंडिंग वेव का k है, जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो ओमेगा है वही स्टैंडिंग वेव की ओमेगा है। इसका मतलब वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वहां से लैम्बडा निकाल सकते हो, तो वेलोसिटी बता सकते हो v इक्वल टू f इनटू लैम्बडा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूं तो बता दोगे क्या सब? ठीक है, तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन देखते ही अपने को समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, और उस वायर के लिए अपने को म्यू दे रखा है 0.01 kg पर मीटर। तो उस वायर की टेंशन कितनी होगी ये अपने को निकालना है, टेंशन इन वायर। सब लोग निकाल सकते हो क्या?
क्या टेंशन निकाल सकते हो क्या? बताओ टेंशन कितना होगा? सब लोग ट्राई करो फटाफट। फोर 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। ओके, देखते हैं। सब लोग ट्राई कर लो। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होती है। वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो k के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो k है, सॉरी x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो k है। तो k कितना हो गया पाई, k पाई हो गया, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी लैम्डा कितना आ गया 2। t के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ओमेगा है, ओमेगा कितना आ गया 800 पाई, ये आ गया 2 पाई एफ इक्वल टू 800 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया सर ओमेगा 400। कैसे भी कर सकते हैं ना, क्या? डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समझदारों को समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे कर लिया। ऐसे भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया 400, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 400 आ गया। क्योंकि ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअली ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा अपॉन के ही तो होता है वेलोसिटी। ओमेगा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी, के का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वही उतने आएगा। तो 400 इंटू 2 कितना आ गया 800 वेलोसिटी, v इक्वल टू एफ लैम्डा से अंडर रूट ऑफ टी अपने को सॉल्व करना है, म्यू कितना है 0.01, स्क्वायर कर लेता हूं तो 800 का स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन 0.01। तो टी हो गया 8 इंटू 8 64, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। कितना टेंशन हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ क्या सर? सबको आ गया? चलो, तो और न्यूमेरिकल पार्ट करने से पहले अपन इसको थोड़ा समझते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में जो अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो इंटरफेरेंस में तो फेज डिफरेंस अपने को पता होता है कि अगर डेल्टा टी की वजह से ओमेगा डेल्टा टी होता है, डेल्टा एक्स की वजह से के डेल्टा एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। तुमको लॉजिकली सोचो कि लूप्स बन रहे हैं, तो क्या एक लूप के सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे? एक लूप के सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करेंगे क्या? एक लूप के सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करेंगे क्या? अभी तो देखा ना तुमने एनिमेशन,
क्या 0 से λ/2 एक जो लूप बन रहा था उसमें वो सारे उसमें सारी जो जो यहाँ 0 से λ/2 के बीच में जो स्ट्रिंग थी पूरी की पूरी एक साथ नीचे आ रही थी, एक साथ ऊपर जा रही थी? अरे लूप्स ऐसे ही तो बन रहे थे। यस आवाज नहीं आ रही क्या? और तो इसका मतलब सेम पार्टिकल्स के सारे लूप अगर एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अल्टरनेटिव लूप्स के पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जब ये पार्टिकल सारे नीचे आएंगे तब ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? बोलो। पाई का होगा यार, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पाई का ही तो होगा। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ सर All particles of same loop between all particles of same loop equal to delta phi equal to phase difference कितना होगा? 0, क्योंकि ये सारे वाइब्रेट्स simultaneously and same direction in same direction, एक साथ वाइब्रेट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अल्टरनेटिव लूप, इनके बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का। तो फिर लॉजिकली सोच के बताओ मेरे को, पहले और तीसरे फर्स्ट एंड थर्ड लूप के पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? अरे बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड लूप के पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 0 बोलो, या कुछ लोग इसको 2 पाई भी बोलते हैं। साइन में 2 पाई का मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाता तो उसको 0 भी बोल सकते हो या 2 पाई भी बोल दो, एक ही बात है। तो 2 पाई बोल दे तो कोई गुनाह नहीं कर दिया उसने, उसको माफ कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो आज ही क्लास में कोई डाउट किसी को? अगली क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। कोई डाउट यहाँ तक? सर वो अल्टरनेटिंग लूप वाला एक बार समझाओ। क्या अल्टरनेटिंग लूप वाला पेज। अल्टरनेटिंग लूप वाला वापस से बताऊं? हाँ सर। अच्छा, तेरे को ये तो समझ में आ गया ना कि एक पार्टिकल्स के सारे, एक लूप के सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करते हैं? यस सर। अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो इसको वापस से देख। एक पार्टिकल पूरा एक साथ वाइब्रेट कर रहा है क्या? एक लूप एक लूप पूरा एक साथ वाइब्रेट कर रहा है क्या? हाँ सर। और पहला लूप जब नीचे आ रहा है तब दूसरा लूप ऊपर जा रहा है क्या? अरे देख के बता, पहला लूप जब नीचे जा रहा है दूसरा लूप ऊपर जा रहा है क्या? यस सर। तो बस खत्म हो गया। अगर सारे पार्टिकल, एक लूप के सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करते हैं मतलब फेज डिफरेंस 0 है। और अल्टरनेटिव लूप वाले पार्टिकल एक नीचे जा रहा है तब दूसरा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फेज डिफरेंस पाई का हो गया।
नहीं समझे क्या? समझा सर, समझा। पक्का समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।